तारीख है। इंसान अपनी बका और सलामती के लिए या किसी ज़मीन पर कब्जे के लिए सदियों से जंगें करता चला आ रहा है। अच्छा, सदियों पहले जंगें आमने सामने तलवार की तेज़ धार इस पर लड़ी जाती थीं। हज़ारों का लश्कर, हाथी घोड़ों की कतारें, नेज़े, तीर, तलवारें और फिर इस तरह हमने देखा कि लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि एक ज़माना ऐसा है कि बारूद का भी इस्तेमाल सीखा गया और जंग की नौयत को हम कह सकते हैं कि यकसर तौर पर तब्दील करके रख दिया गया। अच्छा, वक्त की तब्दीली के साथ साथ जंग के आलात और हथियार भी तब्दील हुए और वो जंग जो पहले हम देखते थे, बढ़ के हम पढ़ते आ रहे हैं और हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हम जो पहले जंगें होती थी वो तीर से, तलवार से लड़ी जाती थी। उनकी जगह फिर वक्त के साथ साथ बंदूक ने ले ली, क्लैशनकोफ ने ले ली और जब इंसान ने उड़ान भरने की सलाहियत हासिल की तो फिर एक दौर आया, मिसाइल का दौर, जिसने जंग की नौयत को हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बदल डाला। फिर इसके बाद बर्री, बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज का तस्वुर वजूद में आया और फिर वो वक्त भी आया जब दुनिया ने पहली जंग अजीम देखी और करोड़ों इंसानों की जानें गईं। लाशों के ढेर इतने थे कि उससे उठने वाले ताफुन से वबाएं फैलना शुरू हो गईं। लेकिन इसके बावजूद इंसान ने इंसानियत का ना सोचा, बल्कि बात गई जी दूसरी जंग अजीम तक। दूसरी जंग अजीम में जो इनकलाबी और इंतहाई आप कह लें कि ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल किया गया वो था एटम बॉम्ब। अमेरिका ने 6 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए। अच्छा, उस वक्त अगर हम बात करें हिरोशिमा की तो उसकी 3.5 लाख आबादी में से तकरीबन आधी आबादी, निस्फ आबादी जलकर खाकस्तर हो गई और नागासाकी में कम से कम 74,000 अफराद हलाक हुए। जापान पर होने वाले इन हमलों के फ़ौरन बाद एशिया में दूसरी आलमी जंग का अचानक खात्मा हो गया और बिल आखिर 14 अगस्त 1945 को जापान ने अपनी हार भी तस्लीम की और हार तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए। अच्छा, जापान के इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले एटम बॉम्ब की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जंग को 7 दहाइयाँ बीत जाने के बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी इन जंगों के, इस जंग के असरात मौजूद हैं। यानी आज भी यहाँ के कुछ इलाके हैं जहाँ आज भी फसल नहीं उगाई जा सकती, वो ज़मीन मुकम्मल तौर पर बंजर हो चुकी है। जब दुनिया पहली जंग अजीम के बाद दूसरी जंग अजीम की जानिब बढ़ रही थी, उस वक्त रेडियो एक ऐसा मौसर आलाकार आप समझ ले साबित हुआ जिसके ज़रिए सरहदों से आज़ाद कम्युनिकेशन की इब्तिदा की गई और रेडियो के ज़रिए प्रोपेगेंडे के तस्वुर को हकीकत का रूप मिला। रेडियो कह लें कि साइंस की वो इजाद जिसने जंगी महाजों पर बुनियादी किरदार अदा किया और एक ऐसा ताकतवर प्लेटफॉर्म बन गया जो हर एक की ज़रूरत भी थी। जंगों के अदवार में अखबारात आप कह सकते हैं कि वो वाहिद ज़रिया जिससे हालात को जानने में बड़ी मदद मिलती थी कि आखिर हो क्या रहा है। दुनिया ने कई जंगें देखी, करोड़ों अमवात हुई, कई रियासतें नेस्तो नाबूद हुई, कई नस्लें बर्बाद हुई और दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका ने जापान पर एटमी हमले जब किए तो उसके बाद कई ममालिक एटमी हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए और आज दुनिया के 9 ममालिक के पास 4000 से ज़ायद एटमी हथियार हैं और इन ममालिक में हमारा मुल्क भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, दूसरी जंग अजीम के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर है, बड़ी वाज़ेह है कि अब होने वाली कोई भी जंग एटमी जंग होगी, एटमी जंग। और एटमी जंग के बाद दुनिया की क्या शक्ल हो ये बताना नामुमकिन था, क्योंकि एटमी जंग 2 ममालिक या 2 अक़वाम के दरमियान नहीं बल्कि इसका असर पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों पर होगा, इस्लाम पर होगा, इसका असर समंदर पर होगा, इसका असर ज़मीन पर होगा, इसका असर हर जानदार पर होगा। दुनिया के 9 ममालिक के पास 4000 से ज़ायद एटमी हथियार हैं और अगर इन 4000 एटमी हथियारों में से सिर्फ 100 हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो सोचिए कि दुनिया की हालत क्या होगी। एक झलक देखें, देखा आपने दुनिया के नक्शे पर मौजूद हर मुल्क को ख्वाह वो एटमी ताकत हो या ना हो, एक बात तो मुकम्मल तौर पर समझ आ गई कि अगर एटमी जंग छिड़ जाती है तो फिर इसका अंजाम दुनिया के खात्मे की सूरत में भुगतना होगा। इसलिए फिर हुए जंग बंदी के मुआहदे, फिर किए गए अमन मुआहदे, फिर हुए ऐसे मुआहदे जिनमें एटमी हथियारों के इस्तेमाल को ममनू करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास हुई, बहसो मुबासे किए गए। यही वजह है कि आज दुनिया का कोई भी मुल्क
जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। आज दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि जंग हथियारों से लड़ी जाए, क्योंकि अगर हथियारों की जंग शुरू हुई और ख़ास तौर पर दो एटमी ममालिक के दरमियान हथियारों की जंग का आगाज़ हुआ तो अंजाम एटमी जंग पर ही होगा। लेकिन जंग तो फिर भी जारी रखनी है, क्योंकि अजारादारी भी कायम रखनी है, अपने दुश्मनों को, मुखालिफिन को सबक भी सिखाते रहना है। तो फिर आगाज़ हुआ 5th जनरेशन वारफेयर का। ऐसी जंग जिसमें क्लैशनकोफ, पिस्तौल, गोला बारूद और एटमी हथियारों की जगह ली सोशल मीडिया ने। वो रेडियो जिसने पहली जंग अजीम में प्रोपेगेंडा को हकीकी शक्ल दी, इसमें जिद्दत लाई गई, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया और फिर ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के टूल्स वजूद में आए, क्योंकि दुनिया ये जान चुकी थी कि हथियारों की जंग दुनिया की तबाही का सबब बनेगी। इसलिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपने मुखालिफ ममालिक के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का आगाज़ किया। एक ऐसी जंग जिसमें लोगों की जहन साजी की जाती रही, एक ऐसी जंग कह लें जिसमें बुनियादी हथियार था प्रोपेगेंडा। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने हरीफ ममालिक के खिलाफ बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री का सहारा भी लिया गया। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का आगाज़ किया और सबसे पहले बांग्लादेश में रहने वालों के दिलों में नफरत की आग भड़काना शुरू कर दी। उनकी महरूमियों को जवाज़ बनाकर भारत ने उनको पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। भारत ने बांग्लादेश की सरहदों के करीब एक ऐसा रेडियो स्टेशन कायम किया जो बंगाली ज़बान में, अब ज़रा सुनते जाइएगा, एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो बंगाली ज़बान में बंगालियों को कौम परस्ती की जानिब माइल करने लगा और उनके मसाइल को बुनियाद बनाकर उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जहर भरने लगा। बंगालियों ने पाकिस्तान से बगावत कर दी और फिर भारत ने मौका जानकर मुक्ति वाहिनी जब बनाई, जिसका नतीजा सकूत ढाका की शक्ल में दुनिया ने देखा। और इस बात का एतराफ़ भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में भी किया कि बांग्लादेश बनाने में भारत का बुनियादी किरदार था, यानी साजिश भारत की थी। हाइब्रिड वॉर एक ऐसी जंग कह लें जिसमें हथियार है टेक्नोलॉजी, जिसमें हथियार है प्रोपेगेंडा, जिसमें हथियार है सोशल मीडिया। अच्छा, भारत ने ये बात महसूस करते हुए अरबों रुपए इसी मकसद के लिए वक्फ कर दिए और भारत ने मुताद्दिद ऐसी फिल्में भी बनाई जो कामयाब हों या ना हों, जिन्होंने बिजनेस किया या नहीं किया, इससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ थी। ये भारत का मकसद था उन फिल्मों को बनाने का। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, जैसा कि भारतीय फिल्म जिराजी, जिसमें एक भारतीय जासूस लड़की पाकिस्तानी फ़ौज के जवान से शादी करती है, इसलिए कि पाकिस्तान में जाकर मालूमात हासिल कर सके। फिर एक फिल्म जी एक था टाइगर, एजेंट विनोद, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, फैंटम, बॉर्डर। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने वेब सीरीज भी बनानी शुरू कर दी हैं, जिसमें बाद ऑफ ब्लड्स का नाम भी सरे फहरिस्त है। इन तमाम फिल्मों और वेब सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कामयाबियाँ, पाकिस्तान को नीचा दिखाना, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तमाम साजिशों को कामयाब दिखाना और अपने आवाम को, यानी अपनी जनता को ये बताना कि भारत पाकिस्तान पर जब चाहे हमला कर दे। भारत ने मुसलमानों की तारीख को मसक करने के लिए भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लिया और एक फिल्म पद्मावत, ऐसी फिल्म बनाई गई पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को एक विलन के तौर पे पेश किया गया और इस फिल्म में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जंगली और बेरहम जुनूनी तर्ज के नस्ली दरिंदे यानी इंसान के रूप में जानवर के तौर पर दिखाया गया, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक हीरो थे और मंगोल एक इंतहाई खूनख्वार और जंगली कौम थी। ऐसी कौम के उसके वहशीपन की वजह से उन्हें अल्लाह के अजाब के नाम से जाना जाता था। और अगर अलाउद्दीन के दौरे हुकूमत में मंगोल हिंदुस्तान पर कब्जा कर जाते तो आज का हिंदुस्तान आज से कमोबेश 200 से 300 साल पीछे होता। हिंदुस्तान की तमाम सकाफत तबाह कर दी जाती, हर लाइब्रेरी, हर मंदिर और हर स्कूल ज़मींदोज़ कर दिया जाता। और इन मंगोलों के हमलों का अगर दुरुस्त जवाब दिया तो अलाउद्दीन ने ही दिया और उनके सिपा सालारों ने दिया, जिन्होंने दोबारा पलटकर हिंदुस्तान की जानिब पेश कदमी की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन भारत ने इस फिल्म में उन्हें हीरो दिखा दिया, जिसको हीरो दिखाना था उसको विलन दिखा दिया। देखें ना कितनी बड़ी साजिश। एक बेहतरीन और मुनज़्ज़िम कौम दिखा दिया, ऐसी कौम को, और अलाउद्दीन को एक जंगली जानवर के तौर पर दिखा दिया।
क्या कभी आपने सोचा कि भारत ये परवाह किए बगैर कि उसकी पाकिस्तान मुखालिफ बनाई गई फिल्में कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है। इसी को कहते हैं ना, पानी की तरह पैसा बहाना। पाकिस्तान की मुखालिफत में फिल्मों पर फिल्में बना रहा है, वेब सीरीज़ भी बना रहा है। कोई तो वजह होगी, क्यों कोई अपना पैसा पानी की तरह क्यों बहाएगा? इससे भारत को कोई फ़ायदा होगा? यह है 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसके ज़रिए जहन साजी की जाती है। जहन साजी आज भारत में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के जो हाथ हैं उनसे उनकी शनाख्त भी जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने मुसलमानों के खिलाफ कई दहाइयों से प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हुए अपने अवाम के दिलों में ऐसी नफरत भर दी है जो भारत के रहने वाले मुसलमानों की ज़िंदगियों के चिराग गुल कर रही है। आज इस्लामोफोबिया पर बहुत बात की जाती है। आपने कभी सोचा ये टर्म इंट्रोड्यूस किसने करवाई? ये आई कहाँ से? किसने ईजाद किया इसे? ये नतीजा है 5th जनरेशन वॉरफेयर का। सोशल मीडिया इंडस्ट्री का सहारा लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ दुनिया में ऐसा जहरीला प्रोपेगेंडा किया, ऐसी जहरीली साजिश की कि मुसलमानों को एक दहशतगर्द समझा जाने लगा। भारत में बनने वाली हर फिल्म में एक मखसूस लिबास के शख्स को मुसलमान दिखाया जाता है और उसको कातिल, रेपिस्ट या फिर दहशतगर्द का रोल दिखाया जाता है, रोल दिया जाता है और बताया जाता है कि ये मुसलमान है और ये रेपिस्ट है, ये दहशतगर्द है। सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान का इमेज खराब किया जाता है। ये काम वेस्ट में भी हुआ और फिर दुनिया ने देखा कि कैसे वेस्टर्न ममालिक में ख़वातीन के सरों से स्कार्फ छीनने के वाक़यात पेश आए। अमेरिका में एक मुसलमान बच्चे ने घड़ी बनाई, ज़रा सोचें, घड़ी। लोग समझे कि उसने बॉम्ब बनाया क्योंकि वो मुसलमान बच्चा है। उसको स्कूल में ही दाखिल नहीं होने दिया गया। आज भारत में जो मुसलमानों की हालत ज़ार है, आपको लगता है कि अचानक हो गई? कुछ भी अचानक नहीं होता, याद रखिएगा, बिल्कुल अचानक नहीं हुई कि इस पर पूरी तरह से साजिश की गई, जहन साजी की गई। फिल्मों ने, वेब सीरीज़ ने, मुख्तलिफ शॉर्ट स्टोरीज़ ने, हर जगह भारत में मुसलमान को एक दहशतगर्द बना दिया गया, जिसके बाद वहाँ रहने वाले यही समझने लगे कि दहशतगर्द का मतलब ही शायद मुसलमान है। अच्छा, मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ, टीम वो क्लिप अगर तैयार है मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। इसमें एक हिंदू लड़की जो सवाल कर रही है, ज़रा सवाल गौर से सुनिएगा। ये ज़रा क्लिप देखिए। सुना आपने, सवाल भी सुना और जवाब भी सुना। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आज भी भारत के अवाम को ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते, लेकिन ये बयानिया जो भारत की रियासत ने तैयार किया ये अब भारत में जड़ पकड़ चुका है। इसलिए भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो क्या है, ज़रा उसकी भी एक झलक देखिए। ये होती है जहन साजी की ताकत। मैं पूरे प्रोग्राम में आपको शुरू से अब तक बता रही हूँ, जहन साजी, अब जहन साजी की जा रही है, अब जंग हथियारों से नहीं की जा रही। ये होती है जहन साजी की ताकत। ये होती है 5th जनरेशन वॉरफेयर, जिसमें सबसे ज़्यादा बुनियादी किरदार होता है प्रोपेगेंडे का, जो किया जाता है उसके खिलाफ, जिससे आप अपना मुखालिफ समझते हैं, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, जिसे आप हराना चाहते हैं, जिसे आप कामयाब नहीं देखना चाहते। भारत अरबों रुपए इस 5th जनरेशन वॉरफेयर पर लगा रहा है और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है, ये है सवाल। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है, ये एक अहम तरीन सवाल है। आज पाकिस्तान किस तरह भारत के इस पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव को काउंटर कर रहा है, ये है अहम तरीन सवाल। इस टाइम पे पाकिस्तान का अहम तरीन सवाल ये है जो मैं बार बार आपके सामने रख रही हूँ, ये सवाल मैं उठा रही हूँ कि पाकिस्तान इन तमाम साजिशों को काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है। पाकिस्तान में वेब सीरीज तो दूर, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री दहाइयों से जवाल का शिकार है। पाकिस्तान में एक इदारा है जिसका ISPR ने भारत के हर प्रोपेगेंडे को जिस तरह काउंटर किया है, जिस अंदाज से काउंटर किया है, उसकी तारीफ बनती, उसकी तारीफ खुद भारत से भी की गई है। देखिए ज़रा।